अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अली दिबाज है और मैं इसी साल एमबीए डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ हूँ लम्स से। मेरी उर्दू पे ना जाइएगा क्योंकि पूरा 2 साल वहाँ पे जो हमारी क्लासेस वगैरह होती थी वो अंग्रेजी में होती थी, तो आप अंग्रेजी बोल बोल के आपकी जो है ना वो उर्दू भूल चुकी होती है आपको काफ़ी हद तक। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक मुमकिन हो मैं उर्दू में ही इन मालूमात को फ्राहम करूं। लेकिन ये है कि थोड़ा मुझे दिक्कत ज़रूर होगी, तो आप उसमें ज़रा कोऑपरेट कीजिएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी सीकर्स में जो अप्लाई करना चाहते हैं एमबीए प्रोग्राम के लिए लम्स में, उनकी उनको एक तो रहनुमाई फ्राहम हो कि किस तरह के लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं लम्स प्रोग्राम के, क्या कॉस्ट है उसकी, क्या एक प्रोसीजर है सिलेक्शन का, ठीक है, कैसे लोग वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जब आप चले जाएंगे तो उसमें किस तरह का प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, तो ये उन सब मालूमात को कैप्चर करेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ फ़ायदों पे बात करूंगा लम्स एमबीए प्रोग्राम के। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आप देख लें कि कंसल्टिंग कंपनीज मैकिन्सी, बेन, बीसीजी ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो ये बहुत बड़ा आपको एक एडवांटेज हासिल होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एफएमसीजी कंपनीज, यूनिलीवर, पीएनजी ये आपको बहुत ज़्यादा हायर करना चाहती हैं बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन एज एन एमबीए फ्रॉम लम्स। तीसरी चीज, मिडल ईस्ट में आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। दो के ये बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिनका पहले एक एक्सपीरियंस रेलेवेंट होता है और साथ में एक एमबीए की डिग्री होती है लम्स से, क्योंकि लम्स का जो एमबीए है वो रिनाउंड है मिडल ईस्ट में भी कुछ हद तक, तो उसमें भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज जो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि मैनेजरियल रोल्स पे जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मैनेजरियल रोल्स पे जल्दी मूव करना चाहते हैं उनके लिए ये डिग्री बहुत मुफीद साबित होती है। दूसरा बड़ा फायदा, ये सारे फायदे तो वो थे जो कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड थे। दूसरा बड़ा फायदा जो आपको होता है वो है आप हर चीज को क्रिटिकली देखने लग जाते हैं। नादर भाई भी अक्सर जिक्र करते हैं कि आपके पास कोई स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन आए, आपके पास कोई जॉब की इंफॉर्मेशन आए, तो आप उसको क्रिटिकली देखें। ठीक है, तो वो जो एक स्किल्स है ना आपकी, वो इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और ये स्किल आपको मैनेजरियल जो जॉब्स हैं जितनी भी उस पर लाजमन चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से बड़ा फायदा होता है। और आप जनरली एक लाइफ के बारे में भी आपका पर्सपेक्टिव, और जो आप हर चीज को जब आप इस तरह एनालाइज कर रहे होते हैं ना, तो आप पॉलिटिक्स को अच्छी समझने लग जाते हैं। हर चीज के बारे में आपका एक ना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा रिफाइन हो जाता है। तीसरी चीज ये कि जिन्होंने स्टार्टअप करना है अपना, ठीक है, उनके लिए भी कुछ हद तक जरूर ये फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको फर्दर जो है नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करना है, उसको सेटअप कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए फंडिंग कैसे लेके आनी है, बैंक से लोन लेना है या किसी वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना है, तो उस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। दूसरा ये कि चूंकि इस एमबीए प्रोग्राम में बहुत से और ऐसे ही लोग आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ से ही अपनी टीम बना के और स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एमबीए प्रोग्राम के दौरान भी बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना स्टार्टअप जो है वो ड्यूरिंग द एमबीए प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चौथी चीज ये है कि नेटवर्किंग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप अपने स्टार्टअप के लिए टीम भी यहाँ से एमबीए के जो लोग हैं उनसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको लगे कि ये मेरी अच्छी टीम बन सकती है। उसके अलावा ऐसा होता है कि जितने भी लोग यहाँ से अब ग्रेजुएट करेंगे, वो जो एक बैच ऑफ 70 या 80 पीपल होगा, वो सब कल को किसी अच्छी जॉब पे ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो कल को आपको कोई ऐसा जरूरत पड़ती है, कोई भी काम पड़ता है, तो आप किसी भी कंपनी में कॉल करके कि यार मेरा इस तरह काम है, तो मैं आपका बैचमेट था, और ये वो आप अपना काम निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा सीनियर्स से आपके बड़े लिंक होते हैं, तो उस वजह से भी बड़ा फायदा हो जाता है। पांचवा फायदा जो है वो स्पेशली इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के दौरान हमें यही सिखाया जाता है थ्रू आउट के डिटेल ओरिएंटेड रहना है, एक
निटी ग्रिटीज में घुस जाना है एक चीज के, ठीक है, तो बिल्कुल हम ना वो स्मॉल स्केल पे ना माइक्रो स्केल पे जाके चीजें देख रहे होते हैं। तो हमें इंजीनियरिंग के दौरान एटलीस्ट ये सिखाया नहीं जाता कि एक हेलीकॉप्टर व्यू या जो थोड़ा जूम आउट करके चीज को कैसे देखना है कि ये बिगर पिक्चर में कैसे फिट हो रही है ये छोटी चीज। तो एमबीए के दौरान आपको ये चीजें बहुत ज्यादा सिखाई जाती हैं, तो उस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। आखिरी बड़ा फायदा ये है कि एवरेज सैलरी जो है वो तकरीबन 130 140 के अराउंड है। अब कुछ लोगों की बहुत ज्यादा भी होती है सैलरी आफ्टर एमबीए, ठीक है, 12 12 13 13 लाख भी सैलरी लोगों ने ली हुई है इमिजिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लम्स एमबीए। और कुछ की कम भी होती है, लाख 90 80 इसके अराउंड भी होती है, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 130 140 के अराउंड है। वो एवरेज इस तरह है कि कुछ लोग जो बाहर जाते हैं वो कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू जो आपकी विद इन कंट्री रहते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपकी एवरेज सैलरी में काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है, गिवन कि आप जो है जनरली पाकिस्तान में 130 140 किसी भी डिग्री के साथ लेना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये तो फायदों की बात हो गई। अब कैसे लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में आए, इसको जवाब देने के लिए मैं आसान तरीका मैंने ये ढूंढा है कि मैं वो लोग बताऊं जो इस प्रोग्राम में ना आए। उसके अलावा सब लोगों के लिए ये प्रोग्राम फायदेमंद साबित होता है। तो कौन से लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम में ना आए? पहले तो वो लोग जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है वो बिल्कुल इस प्रोग्राम में ना आए। उनको इस प्रोग्राम से उतना फायदा नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि वो अगर 1 2 साल और लगा के अपनी जॉब पे और फिर एग्जेक्टिव एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, अगर एमबीए आपने करना ही है, ठीक है। तो 5 साल से ज्यादा वालों को इस प्रोग्राम में बिल्कुल फायदा नहीं होता। दूसरा, वो लोग जो बाहर मूव करना चाहते हैं फॉरेन से, क्योंकि अगर देखा जाए तो एमबीए पूरे उस बैच में से तकरीबन 2 से 3 बंदों के अलावा लोग बाहर मूव नहीं करते, ठीक है। तो आप अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं कि मैं एमबीए करूंगा और कल को मुझे यूएस में कोई हायर कर लेगा या मिडल ईस्ट में हायर कर लेगा, तो उसके चांसेस जरूर हैं, लेकिन बहुत 1 2% होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए जो लोग बाहर मूव करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका प्लान है बाहर मूव करने का, तो उसमें हेल्प हो सकती है, शॉर्ट टर्म इमिजिएटली नहीं हो सकती। तीसरी चीज, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं विद अ फुल टाइम जॉब, ठीक है, 9 to 5 या 8 to 4 अगर आपकी जॉब है, या 10 to 6 आपकी जॉब है, तो उसमें ये प्रोग्राम कैरी आउट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपकी रोज की क्लासेस चल रही होती हैं और क्लासेस ऐसा नहीं होता कि वन वे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है आप खुद इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें पॉसिबल नहीं होता कि आप जॉब साथ में कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। या अगर आपकी नाइट टाइम भी जॉब है तो वो भी इसके साथ कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम दिन को क्लासेस वहीं खत्म हो गया, ये रात को आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपने कंप्लीट करनी होती हैं, तो उस वजह से प्रोग्राम काफी आपको टफ टाइम देता है। तो ऐसे लोग जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें अगर वो फुल टाइम जॉब नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ड्यू टू देयर फैमिली इश्यूज। अच्छा, अब जो है मूविंग ऑन के फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है इस प्रोग्राम की और उसको कैसे फंड किया जा सकता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल कॉस्ट, तकरीबन जो खर्चा 4 सेमेस्टर्स का आता है वो तकरीबन 24 से 30 लाख के दरमियान होता है कहीं, ठीक है। अब उसकी बड़ी वजूहत हैं, 30 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप है नहीं है, या और भी 1 2 सिचुएशंस हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो लोग स्पेशली अगर वो दूसरे साल के बाद एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बाहर चले, दूसरे सेमेस्टर के बाद एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बाहर चले जाते हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे रहने सहने का खर्चा बाहर बढ़ता है। लेकिन अगर आप लम्स में ही रह के आप तीसरा सेमेस्टर भी कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपका खर्चा कम होता है, ठीक है। और उसके अलावा स्कॉलरशिप आपके पास है या नहीं, उसकी बेसिस पे भी आपका खर्चा बढ़ या कम हो सकता है। अब 24 से 30 के दरमियान तो एक एवरेज रेंज है, ठीक है। अब इसमें कैसी कैसी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, एक तो ये कि लम्स खुद लोन देता है, जीरो इंटरेस्ट लोन। वो जीरो इंटरेस्ट लोन इस तरह होता है कि आपको 3 से 4 या पत्नी 5 साल में आपको वापस करना होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। आपने 24 लाख लिया, आपने 24 लाख 4 5 6 सालों में जो भी है वो आपने वापस करना होता है। एक एडीवी स्कॉलरशिप है, वो आप देख सकते हैं, वो स्कॉलरशिप आपको फंड कर देती है। फिर लम्स की अपनी स्कॉलरशिप है, वो मेरिट बेस्ड है, उसमें वो ये होता है कि 327 जीआरई जिनका है या इक्विवेलेंट आप जीमैट स्कोर निकाल लीजिएगा, उससे या उससे ज्यादा जिनका होता है उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसमें कुछ फी वेवर आपको मिल जाता है। खवातीन के लिए स्पेशली 50% फी वेवर होता है,
तो जहां आपकी 24 से 30 बन रही है मर्द हजरात के लिए, वहां पे खवातीन के लिए 12 से 15 लाख में भी एमबीए हो सकता है। इसके अलावा भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर देख लें। मैंने चूंकि कोई स्कॉलरशिप अवेल नहीं की, तो मुझे इसकी ज़्यादा मालूमात नहीं है, और तो मैं आपको वही मालूमात दूंगा जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसलिए बेहतर है कि आप वेबसाइट पे जाके ज़रूर खुद देख लें कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अब इसका एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जनरली ये होता है कि सबसे पहले तो आपने जीआरई या जीमैट या गैट ये आपने दिया हुआ हो, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्कोर होता है वो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में यूज होता है, ठीक है। तो जिन्होंने इस साल तो डेट वैसे चली गई है, आप अगले साल अगर आपका प्रोग्राम है अप्लाई करने का, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 5 जून 2021 की, ठीक है। तो आप ये वीडियो अब जब भी देखेंगे उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि डेट गुजरी है या नहीं गुजरी वेबसाइट पे जाके। लेकिन ये कि अगर डेट इनकी आने वाली है तो आपने जीआरई सबसे पहले देना है। जीआरई की आप कई कई वीडियोस अवेलेबल हैं विद इन सीकर्स ग्रुप, तो आप वो जरूर देख लीजिए। आपने जीआरई दिया हुआ हो, फिर इनके दो बैचेस आते हैं, एक फरवरी के राउंड आता है और एक अप्रैल के राउंड आता है एप्लीकेशन का, ठीक है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जनरली यही कहा जाता है कि आप पहले राउंड में अप्लाई करें, क्योंकि उसमें सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। दूसरे राउंड में सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन यह है कि मैंने दूसरे राउंड में ही अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हो गया था, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी तैयारी नहीं है जीआरई की तो आप दूसरे राउंड में ही दें, जैसा मैंने भी किया था। उसके बाद बस यही होता है कि आप जीआरई आपने दे दिया, आपने एप्लीकेशन फिल की, उसमें रेफरेंस लेटर होते हैं आपका, एक जो है वो आपने जहाँ भी जॉब की है, पहले तो इस तरह था कि जॉब एक्सपीरियंस कंपलसरी था, अब इन्होंने शायद वो कंडीशन हटा दी है, ठीक है। तो अगर तो आपने जॉब की है तो इस बेहतर ये होता है कि आप एक जॉब मैनेजर से आप लें, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपका जो मैनेजर है उससे आप एक रेफरेंस लेटर लें, और एक आप जो है एकेडमिक रेफरेंस लेटर लें अपने किसी इंस्ट्रक्टर से। लेकिन अगर आपने जॉब नहीं की तो बेहतर है कि फिर आप दोनों एक्सपीरियंस लेटर जो हैं, रेफरेंस लेटर जो हैं, वो आप अपने इंस्टीट्यूशन से किसी प्रोफेसर से ले लें। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, इसमें मोटिवेशन लेटर भी होता है, उसके 3 सवाल होते हैं, वो बड़े कॉमन से होते हैं, इतना कोई उसमें बड़ी कोई 30 मार्क हाँ नहीं कोई चाहिए होता। आप अपना जेन्युइन एक जो है जनरल अच्छे तरीके से लेटर मोटिवेशन लेटर लिखें तो हो जाती होती है सिलेक्शन, ठीक है। आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। वो इंटरव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। उस इंटरव्यू में उसकी इंटरव्यू के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि वो कैसा इंटरव्यू होता है। असल में उस इंटरव्यू में वो ये जज करना चाह रहे होते हैं बेसिकली कि जो आपने एप्लीकेशन में जो चीज़ लिखी, आप वही बंदे हैं या नहीं है, ठीक है। आप एप्लीकेशन में आपने जो कुछ भी अपने आप को दिखा दिया कि मैं बड़ा जो है मैंने ही बस अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी, बाकी सारे तो उधर फारग बैठे हुए थे, तो वो देखना चाहते हैं क्या वाकई ऐसा था या नहीं था। तो आपने एप्लीकेशन में वही चीज़ लिखनी है जो आप प्रूव कर सकें, क्योंकि वो लोग आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ग्रिल करते हैं, और दे मेक श्योर के आप इवेंचुअली सच बोल दें या एटलीस्ट आप फंस जाएं। तो आप अपनी एप्लीकेशन को उसी हिसाब से लिखिएगा जिसको आप डिफेंड कर सकें, ठीक है। तो इंटरव्यू में एक तो ये चीज कि आपको वो काफी छानते हैं आपके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, सीवी तक आपकी छानेंगे, ठीक है, उसमें आपने क्या चीज कैसे की वो पूछेंगे। फिर दूसरा होता है एक जनरल जो है आपका क्या आउटलुक है इकोनॉमी के बारे में, आपसे वो पूछेंगे सीपैक में क्या है, सीपैक का फायदा किसको ज्यादा है, या पाकिस्तान में अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो क्या ये सही है या गलत है, या सर्कुलर डेट लेट से बढ़ रहा है तो वो कैसे कम किया जा सकता है। तो एक जनरल आपकी जो इन छोटे इश्यूज पे ना अवेयरनेस थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और अच्छा, उसमें अब ये नहीं कि आप बिल्कुल आप वो सोल्यूशन ढूंढ ढूंढ के सर्च करके आप लाएं और दें, ठीक है, रिसर्च जरूर करें, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे ही जवाब आते हो, नहीं आता कोई जवाब तो या तो आप वैसे बता दें, ठीक है, या यही होता है कि आप उस पॉइंट पे थोड़ा सोच लें कि मैं 10 सेकंड का टाइम लेना चाहता हूँ, मैं सोच के आपको जवाब देता हूँ, तो आप सोच के जवाब दे दें। लेकिन यह है कि कोई भी ऑल फॉल चीज ना करें जिसका आपको पता नहीं है, क्योंकि उसमें आप फंस जाएंगे। वो लोग 20-30 सालों से इंटरव्यू यही वाले ले रहे हैं, तो दे नो मच बेटर देन यू। और वो लोग गवर्नमेंट के साथ कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनके हाथों से कई जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के सीईओज निकल के गए हैं, तो दे हैव मोर नॉलेज देन एनीवन एल्स जो उस कमरे में बैठा है, ठीक है। तो आप जो है वो उसमें ऐसे ही शॉर्ट्स ना थ्रो करें।
उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू में फिर एक और चीज़ जो बड़ी होती है कि आपकी सीवी के अलावा आपकी जो पुरानी ट्रांसक्रिप्ट है उससे भी सवाल हो सकता है। तो वो भी आपने देखना है कि जो मैंने अपनी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट दी थी बैचलर्स की, वो उसमें किस में अच्छे ग्रेड्स आए हुए हैं, तो अगर उसमें कोई सवाल हो जाता है तो मुझे पता हो। तो ये चीजें तो आप जनरली एक ओवरऑल आपने ना तैयार होके जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा जो है ना वो आप कोई इक्वेशन लिख दें या ये कर दें, इस तरह की चीजें नहीं, वो आपको बस ओवरऑल एक जज करेंगे। इसके बाद बस ये है कि फाइनल सिलेक्शन आपकी हो जाती है, उसके बाद आपने फीस वगैरह जमा कराई एंड देन यू आर इन टू लम्स। अब उसमें फिर आगे जो है वो भी एक लंबा प्रोसीजर है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं एक जनरल प्रोफाइल पहले बताना चाहता हूँ कि कैसा बंदा जो है वो सिलेक्ट हो जाता होता है। उसको जज करने का एक आसान तरीका ये है कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल बता देता हूँ, ठीक है, और उसमें प्लस माइनस बता देता हूँ कि क्या रेंज थी। तो उसमें आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा। सिलेक्शन में जो मेजर चीजें देखी जाती हैं वो चार हैं: आपका एक्सपीरियंस, आपका जीआरई स्कोर, आपका अंडरग्रेड का जीपीए कुछ हद तक, और आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस। एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का था। कुछ लोग विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी आए हुए थे, और कुछ लोग जो थे वो 4 4 5 5 6 6 7 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी आए हुए थे। ठीक है। तो असल में ये ऐसा होता है कि ना बैलेंस हो रहा होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपका एक जीआरई स्कोर थोड़ा कम भी होगा तो आपको रख लेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो जीआरई स्कोर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि आप जस्टिफाई कर सकें। ठीक है। एक इस तरह का एक बैलेंस होना चाहिए। अंडरग्रेड का स्कोर देखा जाए तो मेरा 75% था। तो लोग जो है वो 75% से कम पे भी आए हैं, 75% से ज्यादा भी आए हैं। कहा यह जाता है कि जनरली जीपीए को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, ठीक है, लेकिन एक अच्छा जीपीए सुटेबल हो एटलीस्ट। अब ये ना हो कि 2 पॉइंट समथिंग बिल्कुल मतलब 2.1 या इस तरह कुछ हो तो उसको वो थोड़ा क्वेश्चनेबल बन जाता है। उसको उसके लिए फिर आपका या तो जीआरई स्कोर बहुत ज्यादा हो या आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो तो फिर वो जस्टिफाई कर सकता है उसको। लेकिन जनरली एक नॉर्मल 2.5 से ऊपर या 2.6 से ऊपर भी कोई जीपीए हो तो हो जाता है, इतना मसला नहीं होता। जीआरई के स्कोर को अगर देखा जाए तो जीआरई के स्कोर मेरा 310 था। 300 पे भी लोग आए हैं, 290 पे भी लोग आए हैं, ठीक है, 327 वाले भी मैंने देखे हैं। तो जीआरई स्कोर वही उसके साथ ट्रेड ऑफ हो रहा होता है एक्सपीरियंस के साथ। तो इस वजह से ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 300 पे कट ऑफ है या 315 पे कट ऑफ है। 300 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका जनरली हो जाता है। 310 तकरीबन एवरेज होती है। इंटरव्यू की बात करें तो मैं अगर अपने इंटरव्यू को रेट करूं तो मेरा 6 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूंगा अपने इंटरव्यू को। उन्होंने मुझे काफी फंसाया, और उसमें जो है मोटिवेशन आपकी चेक करते हैं कि आप क्यों आना चाह रहे हैं या इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, तो वो शायद मेरे उतने सॉलिड नहीं थे उस टाइम। तो लेकिन ये है कि इंटरव्यू में अगर आप अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको जो आपने लिखी हुई हैं चीज़ें कि मैं ये करता हूँ अपनी जॉब पे, वो अगर आप जस्टिफाई कर लें, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो सिलेक्शन होना काफ़ी आसान है। केस मेथडोलॉजी को अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं कि ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गई, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपको किस तरह का सिस्टम मिलेगा वहां पे जाके पढ़ने के लिए। तो आप उसके साथ कंपैटिबल हैं भी या नहीं। अगर आप उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप इवन अप्लाई भी करें इस प्रोग्राम पे, क्योंकि आपको उतना फायदा फिर नहीं देगा। तो जनरली जो लम्स में फॉलो होती है एमबीए प्रोग्राम में स्पेसिफिकली, वो है केस मेथोडोलॉजी। आप जनरली क्लासेस, इंजीनियरिंग क्लासेस को देखें तो जनरली इस तरह पढ़ाया जाता था कि टीचर लेक्चर डिलीवर करता था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के आता था, आपको डिलीवर करता था, आप नोट्स लेके चले जाते थे, एग्जाम्स होते थे, खत्म। यहाँ पे उस तरह नहीं होता। यहाँ पे आपका केस मेथोडोलॉजी होती है। केस मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि पिछले दिन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का केस मिला होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि डॉलन्स का आपको लेट से केस मिल गया। डॉलन्स ने जो है वो 2 तरह की फ्रिजेस जो है वो बना ली हैं या बनाने का सोच रहे हैं। अब वो आपने ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी फ्रिज बनाए। ठीक है, एक में लेट से वो कैपेसिटी ज्यादा है, एक की कूलिंग ज्यादा है बिलफर्स। ठीक है, तो उसमें वो पूरा पहले डॉलन्स के बारे में आपको बताएंगे कि डॉलन्स कब से शुरू हुई, क्या हुआ, ठीक है, वो पूरा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का केस होता है। और फिर जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जनरल एनवायरनमेंट क्या है, लोग किस तरह की चीजें प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो हर तरह का आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे।
ठीक है, और फिर आपको बताएंगे कि जो उसने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का सोचा है उसमें एक प्रोडक्ट के फीचर्स ये हैं और इस तरह के लोग कितने लाइक करते हैं और ये वो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पूरा सर्वे लेट से हुआ है और उसके रिजल्ट्स आपके पास हैं और दूसरे का भी। तो आपको इंफॉर्मेशन पैकेज आपको सारा अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसके साथ ही एक और रीडिंग भी होती है। ठीक है, वो रीडिंग इसी से रिलेटेड होती है कि हाउ टू लेट से मेक अ डिसीजन, या आप जो है कि अगर आप फीचर्स वर्सेस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस तरह का कुछ ना कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग एक ना एक होती है। ठीक है, वो आपको हेल्प करती है इस डिसीजन को लेने में। तो आप रीडिंग पढ़ते हैं, फिर आप केस पढ़ते हैं, तो उसकी बेसिस पे आप फिर अपने अपने पॉइंट्स तैयार करते हैं। ठीक है, कि मैं कल जब क्लास में जाऊंगा तो मैं ये पॉइंट्स बोलूंगा, क्योंकि हाँ ये जो केस मेथोडोलॉजी है ये क्लास पार्टिसिपेशन पे चलती है। ठीक है, इसमें टीचर इतना नहीं बोलता, आप जो स्टूडेंट्स हैं वही सारा बोल रहे होते हैं। ठीक है, पूरी डिस्कशन स्टूडेंट्स लेके चल रहे होते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जाती है कि टीचर जो है वो एक ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ जो है वो गाइड कर रहा होता है कि आपने क्या धुन अभी बजानी है, तो आप जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वही इस धुन को बजा रहे होते हैं। तो और ये अच्छा ऐसा होता है कि ये आप ऑप्शनल नहीं होता कि मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं पढ़ के चला जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 40% या 30% के अराउंड कुछ सब्जेक्ट्स में वेरी कर रहा होता है, लेकिन 30 to 40% आपका जो ग्रेड होता है वो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप वो क्लास पार्टिसिपेशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपकी उस सब्जेक्ट में अच्छा ग्रेड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि आपने क्लास में पार्टिसिपेट लाजमन करना है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अपने आप को शायद समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग से, या तो उनकी शाइनेस खत्म हो जाएगी या उनको ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पनिश करेगा फॉर देयर शाइनेस। ठीक है, तो देर इज ओनली दीज टू थिंग्स, नो इन बिटवीन। तो ये चीज आपने लाजमन जेन में रखनी है कि आपको कोई टीचर वहां पे पढ़ाएगा नहीं कन्वेंशनल तरीके से। ठीक है, वो ऐसा होता है कि आपसे ही पूछता है कि अच्छा कौन सा लॉन्च करना चाहिए, या केस के बारे में कुछ पूछ लेगा कि अच्छा पाकिस्तान में उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, ये उन्होंने स्ट्रेटेजी क्यों रखी हुई थी, बाहर क्यों डिफरेंट थी स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो केस में वो चीजें लिखी होती हैं, तो आपने उसको एनालाइज किया होता है, तो आप उस पर फिर आंसर करते हैं उसको टीचर को। ठीक है, बीच में वो कहीं कहीं करेक्शंस या कुछ अपनी जो लर्निंग्स हैं या अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ चीजें आपको बताता रहता है, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन एक स्टूडेंट्स की ही होती है। उसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो अवेलेबल है हार्वर्ड की यूट्यूब पे। मैं उसका लिंक यहाँ पे जब ये वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसके कमेंट सेक्शन में मैं लिंक उसका पेस्ट कर दूंगा। आप एक जनरल एक एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का होता है, वो बहुत अच्छा उसमें डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, ये केस मेथोडोलॉजी हो गई। अब एक टिपिकल डे जो होता है वो लम्स में वो कैसा होता है, ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा ताकि इधर तक सिर्फ वही लोग आए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम के लिए। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा हेक्टिक है, हद से ज्यादा हेक्टिक है। आप जो है वो 5 से 6 घंटे आपकी सिर्फ जो है ना वो डेली आपको मिलती हैं सोने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं होता आपके पास सोने के लिए, अगर आप वाकई में इस प्रोग्राम में कुछ करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप टोटल पूरा करना चाहते हैं तो फिर तो शायद आप 12 घंटे भी सो के प्रोग्राम निकाल लें, लेकिन ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये कि एक जनरल अगर मैं डे की बात करूं तो वो कैसे स्टार्ट होता है, सुबह तकरीबन 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और हर क्लास से पहले 30 मिनट की डिस्कशन होती है, जो आपका एक छोटा सा ग्रुप बना होता है वो आपस में वही जो अपने केस अगली क्लास में जो डिस्कस होने जा रहा होता है उसके मुतालिक वो लोग डिस्कशन करते हैं आप लोगों को, और ये कंपलसरी एक्टिविटी होती है, ऑप्शनल नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लास में जाते हैं, आप क्लास में वही 1.5 घंटे की वो या 2 घंटे की डिस्कशन होती है, और इस तरह तकरीबन 3 एक क्लासेस रोज हो रही होती हैं। तो ये 3 क्लासेस अगर आप इसका टाइमिंग करें तो तकरीबन 4:30 5 बजे तक टाइम चला जाता है। ठीक है, तो 9 से 8:30 से 4:30 या 5 बजे तक तो ये टाइम आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है, उसके अलावा फिर अब आप ये देखें कि अगर अगले दिन दोबारा 3 क्लासेस होनी है और उसके 3 केसेस हैं और उसके साथ 3 रीडिंग्स हैं, तो तकरीबन एक केस जो होता है वो 28 से 30 पेजेस के 20 से 30 पेजेस के दरमियान उसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इसी तरह जो एक रीडिंग होती है उसकी भी 20 से 30 पेजेस के दरमियान एवरेज लेंथ होती है, कुछ 70 70 पेजेस की भी रीडिंग्स होती हैं।
ठीक है, तो अगर इसको मैं सम अप करूं, तकरीबन 20-30 पेजेस ऑन एवरेज अगर लगाया जाए, तो आपको एक सब्जेक्ट की अगले दिन की तैयारी के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे लाजमन डेडिकेट करने पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ अगले दिन की क्लास की तैयारी के लिए। ठीक है, इसमें कोई वो असाइनमेंट, कोई जो है क्विज, कुछ भी नहीं शामिल। तो 2.5-3 घंटे अगर आप लगाएं, तो लेट से आप 2.5 भी लगाएं, तो 7.5 घंटे आपको अगले दिन की 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए चाहिए। 7.5 घंटे स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुबह आपने 9 से 5 किया, ठीक है, आप 5 से 6 रेस्ट भी कर लें, तो 6 बजे भी आप शुरू हो, तो 7.5 घंटे अगर आप लगाएं, तो आप कहीं 1:30 बजे रात को जाके फारग होंगे। और ये तब है जब आप बिल्कुल लगातार बैक टू बैक कर रहे हो। आप खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक भी लेंगे, तो करते कराते आपके वही 2:30-3 बज जाते हैं आराम से। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं पहले साल में कभी भी 2:30 या 3 बजे से पहले सोया हूँ। तो ये बड़ा जरूरी है जानना आपके लिए। ठीक है, कि आप 3 बजे सोएंगे और सुबह 8:30 बजे आपने दोबारा क्लास में पहुंचना है। तो ये इस लिहाज से ना हेक्टिक है काफी। लेकिन ये है कि सब ही चूंकि इससे गुजर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप डिप्रेस हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी। ठीक है, कोई बंदा भी आज तक एमबीए प्रोग्राम से निकलते निकलते फौत नहीं हुआ। ठीक है, सब निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप मर जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको एफर्ट अब खुद भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लाजमन जेन में रखें। इसके अलावा फिर आपके असाइनमेंट्स और वो जो क्विजेज वगैरह हैं, उनकी तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए होता है आपको। ठीक है, वो आप वीकेंड लेट से आप उसको डेडिकेट कर देते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। प्रेजेंटेशंस होती हैं रेगुलर, या प्रोजेक्ट्स होते हैं रेगुलर, कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे आपके कंपनीज में भी लिंक्स बनते हैं। तो ये एक ना बहुत एक कम्पैक्ट पैकेज है जो आपको 2 साल में डिलीवर किया जाता है। और उसके कंपोनेंट में आपको हर लिहाज से शेप किया जाता है। आप उसके डिफरेंट आप कंपोनेंट्स जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन तब ही मिलेगी। एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कुछ लोगों का शायद ये सवाल हो कि कोविड में मुझे एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके हर तरह के जवाब आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं करना चाहिए। मेरा ये जवाब होगा कि आप अपने गोल्स देखें, आप फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं। अगर तो आप मैनेजरियल रोल में चाहते हैं जाना, और आपको नजर आ रहा है कि कुछ एक खास स्पेसिफिक मैनेजरियल रोल जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसके लिए इस तरह की नॉलेज बड़ी नेसेसरी है। ठीक है, तो फिर एमबीए को आप डिले ना करें। मैंने ये नोट किया है अपने एमबीए के दौरान कि जो लोग 2 से 3 साल मैक्स एक्सपीरियंस के फौरन बाद आ गए एमबीए प्रोग्राम में, उन्होंने जनरली ज्यादा फायदा उठाया एज कम्पेयर टू जो 6-6 7-7 साल बाद आए। ठीक है, तो अगर तो आपका प्लान है करने का, तो फिर थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ फौरन आए और करें। अगर आपका नहीं है प्लान या कंफ्यूज है, फिर यू कैन लीव इट। जहां तक फर्क है कि को ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, ऑन कैंपस डेफिनेटली बेहतर होता है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ऑनलाइन भी इतना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। गिवन कि अब साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं, जब तक आप ज्वाइन करेंगे 2 साल हो चुके होंगे इस चीज को, तो जो टीचिंग प्रोसेस है वो रिफाइन हो चुका होगा तब तक। तो आपको नेटवर्किंग का एक मेन इशू होता है ऑफलाइन सिचुएशन में, कि आप अपने बैचमेट से कनेक्ट थोड़े नहीं उस तरह हो पा रहे होते जिस तरह वहां पे होते। लेकिन अब वैक्सीनेशन होगी तो होपफुली कैंपस भी खुल जाएंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। तो आई गेस के ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप करना चाहते हैं तो देन जस्ट गो फॉर इट। फिर आप जो है वो ज्यादा इस चीज को सोचे नहीं, क्योंकि आपके पास अगर फंड्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, और आपका गोल उसी से अलाइंड है, तो देन आई गेस के अगर आप टाइम ना करें आप, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कल को आप 2 साल बाद दोबारा अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम इतना फायदा नहीं होगा। इस प्रोग्राम का फायदा तभी है कि आप जल्दी डिसीजन लें, जल्दी ज्वाइन करें। होपफुली के मैं जो मेरे लिए पॉसिबल था, या जो पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि लोगों के होंगे, वो मैंने आंसर कर दिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो प्लीज आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं या तो उसको इंडिविजुअली वहां पे आंसर कर दूंगा, या अदरवाइज अगर मुझे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लगे तो मैं एक और वीडियो इसी तरह आप बना के और दोबारा अपलोड कर दूंगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।